हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया देखो कि हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में बायोमोलिक्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। एनसीईआरटी की लाइन एज इट इज जो है वो पूछी जाती है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो है वो इस बार जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, और वो यही था कि भाई प्रोटीन के डीनेचुरेशन के दौरान कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहती है ना। किस स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखना कि इसी में थोड़ा सा छोटा छोटे पॉइंट और बाकी है, जैसे एंजाइम हो गया, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, खत्म कर देते हैं अभी पॉइंट, है ना। तो एंजाइम की बात करते हैं। तो ये एंजाइम वाला चैप्टर या एंजाइम वाला जो टॉपिक है ना, इसकी मैकेनिज्म भी एनसीईआरटी में दी हुई है, इस चैप्टर में नहीं है। एक चैप्टर था आपके पहले सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री में एंजाइम की मैकेनिज्म जो है वो दी हुई थी, ठीक है। अभी सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा पोर्शन हट चुका है, केवल कोलोइडल सॉल्यूशन ही बाकी है। लेकिन जो है वो एंजाइम की मैकेनिज्म पहले सरफेस में दी हुई थी, तो अभी जो है मेरे ख्याल से इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंजाइम क्या है भैया? एंजाइम जो है वो आप बोल सकते हो एक बायो कैटलिस्ट है ना। बायो कैटलिस्ट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और बायो कैटलिस्ट का मतलब है ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या करता है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस की रेट को कम या ज्यादा करने का काम करता है, ठीक है। यही एंजाइम है। एंजाइम हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि भाई कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो किसी पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करेगा, दूसरी रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करेगा। जैसे हमारे पास माल्टेज है, तो माल्टेज जो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सुक्रोज में माल्टोज मिला दो, माल्टेज मिला दो तो जो है उसका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो पर्टिकुलर रिएक्शन को ही एंजाइम क्या करेंगे, कैटलाइज करेंगे। और बायो स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो है वो एंजाइम और विटामिन, न्यूक्लिक एसिड इतना कोई समझने वाला टॉपिक है नहीं अब इसके आगे। फिर भी जो है वो हम एक एक लाइन जो है वो पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी लाइन आएगी जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखो जरा, लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हमारा जीवन अपने बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शन पर ही आधारित है, उन पर ही बेस्ड है। अगर बॉडी में जो है ये सारी केमिकल रिएक्शंस होनी बंद हो गई तो मामला सट जाएगा अपना, तो है ना। फिर आगे बोल रखा है एन एग्जांपल इज डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन केमिकल रिएक्शन ही होते हैं, और क्या है, केमिकल रिएक्शन से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे जो वो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी से चलते हैं हम। हमारे अंदर कौन सा पेट्रोल डलता है कि पेट्रोल का कंबशन हुआ, एनर्जी बनी, है ना। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हमें एनर्जी मिलती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। भाई इन सब से ही जो है डाइजेशन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इन सब से ही जो है वो एनर्जी हमें मिलती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एंड ऑल द रिएक्शंस अकर इन द बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन, ठीक है ना। सारी रिएक्शन बॉडी के अंदर होती है और बहुत ही माइल्ड कंडीशन में होती है, अग्रेसिवली नहीं होती है, धीरे धीरे रिएक्शंस होती है, ठीक है। और धीरे धीरे हमें एनर्जी मिलती रहती है। कि दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बायो कैटलिस्ट। देखो ये लिखा हुआ है, एंजाइम जो वो क्या होता है, बायो कैटलिस्ट होते हैं, कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। चलो ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है भैया कि लगभग सारे के सारे एंजाइम जो है वो क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। हमने पिछली क्लास में बात करी थी ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए, आप जो है वो ये बोलो कि एक फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, दोनों के दोनों 3 डिग्री के एग्जांपल होते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर पिछली क्लास में हमने ये सारी चीजें देखी थी। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन एंड फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई बार स्टेटमेंट में जो है ये सारी चीजें दे देता है कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं रिएक्टेंट के लिए, मतलब पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी और सबस्ट्रेट के लिए भी। फिर दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स अपॉन दे वर्क। भैया इनका नाम जो है ना वो कंपाउंड के बेसिस पर, यानी कि जिस तरीके के सबस्ट्रेट पर ये काम कर रहे हैं उसके सबस्ट्रेट के नाम के बेसिस पर लिखा जा सकता है। जैसे माल्टोज है तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस माल्टेज, माल्टेज का नाम रखा गया माल्टोज के बेसिस पर, तो माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस करवा रहा है। एक जो कई एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक सबस्ट्रेट का तो ऑक्सीडेशन करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं, तो उन एंजाइम को हम बोल देते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। यानी एंजाइम के लास्ट में जो हमेशा क्या लगाया जाता है, एज लगाया जाता है। एंजाइम का जो भी नाम लिखते हैं तो एज आता है। तो आप इससे ये भी आइडिया लगा सकते हो कि अगर कहीं पर एज लिखा हुआ आए लास्ट में, वो पॉसिबिलिटी है कि एक एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है ना। For the example, the enzyme that catalyzed hydrolysis of maltose into glucose is known as maltase. चलो ये तो हो गई बात।
फिर आगे देखो क्या लिखा है कि सम टाइम एंजाइम्स आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज्ड, है ना, कि रिएक्शन के नाम के बेसिस पर या जिस तरीके की रिएक्शन होती है ना उसके नाम के बेसिस पर भी एंजाइम का नाम लिखा जाता है। For examples, the enzyme which catalyze the oxidation of one substrate with simultaneous reduction or of another substance are named as oxidoreductase। अभी कहा था ना कि एक का ऑक्सीडेशन करते हैं और दूसरे का रिडक्शन करते हैं तो उनको ऑक्सीडोरेडक्टेज बोल सकते हैं। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज एज। जनरली एज आता है एंजाइम के नाम के आगे। फिर देखना जरा आगे जो हो इसके बारे में क्या लिखा है, ज्यादा तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, मैकेनिज्म लिखी है। अब भाई देखो एंजाइम क्या है, एक बायो कैटलिस्ट है। और कैटलिस्ट कैसे काम करता है, रिएक्शन की रेट को देखो। एक चीज कई बार जो वो ऐसा आता है कि कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। तो अब यार कैटलिस्ट तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को डिक्रीज करता है। मैं एक चीज बता दूं कि अगर मेंशन नहीं है ना कि कैटलिस्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो कैटलिस्ट को आपको पॉजिटिव ही मानना है। यानी हम जनरली कैटलिस्ट तभी मिलाते हैं जब रेट को क्या करना होता है, आपको इंक्रीज करना होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर आप देखो जरा कि एंजाइम जो है ना ये भी क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे कैटलिस्ट क्या करता है भैया, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, जैसे ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी, पॉजिटिव कैटलिस्ट मिला दिया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कम कर दिया। एंजाइम भी ऐसे ही काम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रिएक्शन की रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो देखो जरा कि एंजाइम्स आर नेम्ड नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये लाइन केवल एंजाइम पर ही नहीं, ये लाइन कैटलिस्ट पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है कि कैटलिस्ट भी तो बहुत कम अमाउंट में जरूरत होती है ना कैटलिस्ट की भी, और फिर जो लास्ट में कभी कैटलिस्ट रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होता है। तो ये लाइन सब पर लागू होती है। सिमिलर टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, है ना, एंजाइम्स आर सेड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम भी क्या करते हैं, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22 किलोजूल पर मोल। ये लाइन जो है वो यहां से उठाई जा सकती है भैया, ध्यान रखना, डेटा दे रखा है। एनसीईआरटी की हर लाइन वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर ये तो देख रहे हैं ना कौन सी लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन यहां से उठाई जा सकती है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.22। लेकिन अब एंजाइम अगर इसमें मिला दोगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी केवल कितनी रह जाती है, 2.15 किलोजूल रह जाती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रेट क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। व्हेन हाइड्रोलाइसिस बाय एंजाइम सुक्रोज, मैकेनिज्म फॉर एंजाइम एक्शन हैज बीन डिस्कस्ड। कहाँ डिस्कस हुई है, ये सरफेस में जो आपने पढ़ा होगा ना की लॉक थ्योरी, है ना, या ताला चाबी सिद्धांत हिंदी में जो इसको बोलते हैं, कि जो वो हर जैसे एक पर्टिकुलर जो लॉक होता है वो अपनी ही चाबी से खुलता है, ठीक वैसे ही एंजाइम भी स्पेसिफिक होते हैं, वो अपने ही सबस्ट्रेट पर रिएक्शन करते हैं। अगर आपको पढ़ना हो तो आप सरफेस का जो है वो उठा लेना, सरफेस वाला चैप्टर देख लेना, ठीक है ना, हालांकि जरूरत नहीं है। फिर देखो ये तो था अपने पास एंजाइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो विटामिन का है। इसमें भी इतना ज़्यादा कुछ समझने वाला टॉपिक है नहीं। हाँ, इसमें एक टेबल ज़रूर दी हुई है, और भैया वो टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा जो है वो डिजीज हो सकता है, कौन सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो विटामिन क्या होते हैं, अब देखो जरा कि सबसे पहले तो हम विटामिन की डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जो है वो यहाँ पर दी हुई है, दे आर जनरली regarded as organic compounds required in the diet in small amount। विटामिन का बहुत ही स्मॉल अमाउंट चाहिए। और एक चीज भैया, जैसे हमने लास्ट क्लास में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड पढ़े थे ना, एसेंशियल एमिनो एसिड जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, वो एसेंशियल, जिनका फॉर्मेशन, जिनका सिंथेसाइजेशन अपनी बॉडी में नहीं होता, वो एसेंशियल। विटामिन भी एसेंशियल डाइट होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई विटामिन एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल, एसेंशियल है, हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखा हुआ कि देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास विटामिन की डेफिनेशन है कि भाई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में आपको डाइट के साथ लेने पड़ते हैं, ताकि ग्रोथ जो है वो उसको क्या किया जा सके, ग्रोथ ठीक तरीके से हो। अब देखो क्या लिखा है
इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन ओवर डाइट। ठीक है भैया, विटामिन भी बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो जरूरत पड़ती है विटामिन की। हमारी बॉडी में जो है वो किसी तरीके का विटामिन नहीं बनता है। हमारी बॉडी में जनरली विटामिन का जो फॉर्मेशन है वो अपनी बॉडी में नहीं होता। हाँ, कुछ एक विटामिन का फॉर्मेशन बॉडी में होता है, जो अपनी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया जो है कुछ विटामिन का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ज्यादातर विटामिन का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में नहीं होता, हमें बाहर से डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। हाँ, पेड़ पौधों में इनका आसानी से फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम वहीं से जो है इनको क्या करते हैं, डाइट के थ्रू जो है वो हम इनको लेते हैं। बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीज। भैया बहुत कम अमाउंट चाहिए, और वो बहुत कम अमाउंट अगर आप नहीं लेते हो तो डिजीज हो सकता है, जो है वो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। These compounds are called vitamins. Most of the vitamin cannot be synthesized in our body, but plants can synthesize almost all of them. भैया पेड़ पौधों में जो सब कुछ मिलता है, नेचर है ना, भगवान की देन है, सब कुछ मिलता है। So they are considered as essential food factor. देखो ये रही लाइन, ये एसेंशियल होते हैं अपनी बॉडी के लिए, हमें लेने ही पड़ते हैं, अदरवाइज जो कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी। हाउएवर द बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ विटामिन रिक्वायर्ड बाय अस। कुछ बैक्टीरिया अपनी आंत में होते हैं जो क्या करते हैं, इनको जो है प्रोड्यूस कर सकते कुछ ही विटामिन, लेकिन ज्यादातर हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ऑल द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन ओवर डाइट। Different vitamins belong to various chemical class and it is difficult to define them on the basis of structure. भैया बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पर इनको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसके आगे जो वो ये विटामिन की डेफिनेशन दे रखी है। फिर देखो कि जनरली हम विटामिन को जो है वो अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी डी ऐसे, है ना। ये लिखा हुआ है कि विटामिन आर डेजिग्नेटेड बाय अल्फाबेट्स ए बी सी डी, है ना। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप्स। जैसे एग्जांपल के लिए B1, B2, B6 ये सब ग्रुप्स है ना। जैसे सुना हुआ है विटामिन B12, विटामिन B1, है ना, ये सारे। एक्सेस ऑफ विटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड विटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर। भैया देखो किसी चीज की कमी से कोई रोग होता है तो ज्यादा से भी रोग हो सकता है ना। यही लिखा हुआ है कि द टर्म विटामिन वाज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड वाइटल प्लस एमीन। ये लिखा हुआ है कि विटामिन कहाँ से आया, तो वाइटल प्लस एमीन से बना है। वाइटल का मतलब तो ऑर्गन से रिलेटेड है, और एमाइन जो है वो क्योंकि शुरू में जो ये देखा गया कि जो भी एक दो विटामिन का पता था उनमें एमिनो ग्रुप था, लेकिन बाद में पता चला कि भैया ज्यादातर विटामिन में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ज्यादातर में नहीं होता है, ध्यान रखना। नाम में जरूर एमाइन है ना। तो पहले जो है वो विटामिन में वाइटल प्लस एमाइन, एमाइन था, लेकिन बाद में ई हटा दिया गया क्योंकि पता चला कि ज्यादातर में NH2 ग्रुप है ही नहीं, एमाइनो ग्रुप है नहीं। द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैज एमिनो ग्रुप्स, later was showed that most of them did not contain amino groups, so the letter E was dropped and the term vitamin is used these days। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब क्लासिफिकेशन दो तरीके के होते हैं विटामिन, एक तो होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल। क्वेश्चन यहां से ये पूछ सकता है कौन से वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन से वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो भैया विटामिन A, D, E, K इन चारों का ध्यान में रखना है। ये चारों के चारों जो है वो क्या होते हैं, वाटर जो है वो आप बोल सकते हो कि इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। तो वाटर इनसॉल्युबल बोल दो या फैट सॉल्युबल बोल दो। देखो यहाँ पर जैसे फैट सॉल्युबल दिया हुआ है, तो फैट सॉल्युबल बोल दो या वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल बोल दो, ठीक है ना। तो विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल्स बट इनसॉल्युबल इन वाटर, आर केप्ट इन दिस ग्रुप, दीज आर विटामिन A, D, E, K। ये चारों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं, तो भैया दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज। भैया जहां फैट का स्टोरेज होगा, जिस फॉर्म में होगा, तो वहां पर आपको ये सारे के सारे देखने को मिलेंगे, एडिपोज टिश्यू, है ना। वाटर सॉल्युबल, अब वाटर सॉल्युबल में कौन से विटामिन आते हैं, ये देखो विटामिन B ग्रुप, है ना, एंड विटामिन C आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बी ग्रुप के जितने भी विटामिन जो है वो जैसे B2 हो गया, B6 हो गया, और विटामिन C जो है ना वो क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन के साथ एक दिक्कत ये है कि इनको आप लेना ही पड़ता है, मतलब डाइट के थ्रू ये जल्दी जल्दी अपनी बॉडी में जाने चाहिए, क्योंकि ये पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और पानी में डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू जो है अपनी बॉडी से वापस बाहर चले जाते हैं। तो हमें इनको बार बार जो बाहर से लेते रहना चाहिए। तो वाटर सॉल्युबल vitamins must be supplied regularly in diet because they are readily excreted in urine and cannot be stored। भैया जी देखो एक ही वाटर सॉल्युबल अपने पास ऐसा है जो कि बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, वो है विटामिन B12,
ठीक है, केवल एक ही है जो स्टोर किया जा सकता है, बाकी जो है वो स्टोर नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो है वो बॉडी में यूरिन के थ्रू क्या हो जाते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट विटामिन्स एंड देयर सोर्स डिजीज कॉज्ड बाय, देखो अब ये एक टेबल दी हुई है, ये टेबल जो है वो जरूरी है, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें देखो सोर्स से क्वेश्चन जो जनरली नहीं आता है ना, सोर्स से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन कहां से आता है, एक तो उसका नाम पूछ लेगा, जैसे ये विटामिन B1 दिया हुआ है तो थायामीन, ये विटामिन B1 का नाम होता है। जैसे विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 ये दे रखा है पायरिडोक्सिन, ठीक है ना। और जैसे विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, तो एक तो इनके नाम से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन है, पायरिडोक्सिन जो कौन सा विटामिन है, राइबोफ्लेविन कौन सा विटामिन है। दूसरा, इनकी कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है, जैसे विटामिन ए है तो जीरोप्थेल्मिया हो सकता है विटामिन ए से, विटामिन B1 से जो बेरी बेरी हो सकता है, विटामिन B2 से जो किलोसिस हो सकता है, कन्वल्सन्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जैसे ऐठन वगैरह जो है वो होती है ना, कई बार जो हाथ पैर ऐसे जगड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मिर्गी है ना, जनरली उसको हम बोलते हैं। फिर देखो जरा कि आगे जो वो एनीमिया हो सकता है विटामिन B12 की कमी से, विटामिन C की कमी से जो स्केरी हो सकता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो सकता है। ये सारी चीजें जो है वो इसमें दी हुई है। विटामिन E और K के बारे में भी दिया हुआ है, तो बस ये टेबल जो है वो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। इसमें इतना ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, याद रखनी ही पड़ेगी, क्लियर है बात, ठीक है। अब देखो जरा कि हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्या, न्यूक्लिक एसिड। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है ना। हाँ तो भाई देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अपने पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में वैसे तो जो है वो आपने बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, DNA और RNA, ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, आपको पता है कि देखो हम अपने एंसेस्टर, हम अपने पूर्वजों जैसे दिखते हैं, हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक हेरिडिटी है, ठीक है ना, कि भाई उनके जो लक्षण है ना वो अपने में आते हैं। तो हेरिडिटी किसके थ्रू होती है, तो वो हेरिडिटी न्यूक्लिक एसिड के थ्रू ही होती है ना। तो इसमें देखो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की चीजें नहीं है, हाँ जहां पर एक्सप्लेनेशन आएगी वो जो है वो मैं आपको ठीक से समझा दूंगा। हम देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, लाइन टू लाइन हमें पढ़नी है, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या यहां पर लिखा है। देखो जरा कि न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन, इनमें वैसे जो ज्यादा कुछ इसमें प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज, है ना, रिसेंबल इट्स एंसेस्टर। ये एक मिनट में इसको जो थोड़ा ठीक कर देता हूं, हाँ ठीक है। तो देखो जरा कि एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसी रिसेंबल्स इट्स एंसेस्टर्स इन मेनी वेज, वो अपने पूर्वजों से समानता रखता है, कैसे, अलग अलग तरीकों से। हाउ आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है ना। तो भैया ये जो लक्षण है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसमिट होते हैं, तो जरूर कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा जो इन लक्षणों के ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दीज ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड हेरिडिटी या इनहेरिडिटी। तो भैया इनके लिए न्यूक्लियस जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल होता है, और न्यूक्लियस में भी हमारे पास कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं क्रोमोसोम जो कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और क्रोमोसोम जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स विच आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। तो क्रोमोसोम किससे बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बस इन्हीं न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमें पढ़ना है। दीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम डीएनए बोलते हैं, है ना। एक तो जो है वो अपने अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में, एक आरएनए के फॉर्म में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए, ठीक है। सिंस न्यूक्लिक एसिड आर अलोंग चेन, मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है कि न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, जैसे हमने देखा प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर है, ठीक ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लगातार मिलकर जो है वो आगे से आगे जुड़ता चला जाता है और पूरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक तो होता है न्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं ये अभी हम जस्ट देखने वाले हैं, देखिएगा जरा। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो वाटसन के बारे में कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है ना।
इतना ज्यादा कोई जो है इसमें नहीं है कि क्या किया इन्होंने, नोबेल प्राइज कब मिला, कहां पर ये पढ़े, इनके बारे में जानकारी है, ये आप देख लेना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर। डायरेक्टली आते हैं भैया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कंपोजिशन क्या होता है देखिएगा जरा। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए यील्ड्स। देखो आप डीएनए आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको तीन चीजें मिलेगी। एक तो मिलेगा पेंटोज शुगर, ठीक है, फिर एक मिलेगा नाइट्रोजन बेस और एक मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड। तो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। यही लिखा है कि भाई कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ डीएनए और आरएनए यील्ड्स ए पेंटोज शुगर। एक तो पेंटोज शुगर होती है, देखो ये जो है वो दोनों की दोनों आपको पेंटोज शुगर दे रखी है। देखने में बिल्कुल फ्रक्टोज के जैसा लगता है लेकिन उससे थोड़ा सा अलग है। ये भी पेंटोज शुगर की जो फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज भी हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के तौर पर ही उसको लिखते हैं। ये बीटा डी राइबोज है, ये बीटा 2 मतलब बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज है। ये डीएनए की पेंटोज शुगर है भैया, ये डीएनए में होती है, और ये वाली जो है वो आरएनए की पेंटोज शुगर है, आरएनए। दोनों में अलग अलग होती है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डीएनए में कौन सी होती है और आरएनए में कौन सी होती है। सिंपल सा काम है, आसान सा काम है। फिर देखो एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो मैंने कहा ना नाइट्रोजन बेस मिलता है, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। उनकी स्ट्रक्चर भी दे रखी है, अभी हम बात कर लेंगे। इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मोइटी इज बीटा, इसको D2D मतलब ऑक्सीराइबोज भी बोल सकते हो या बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज भी आप इसको बोल सकते हो। वेयर एज इन आरएनए इट इज बीटा डी राइबोज। तो डीएनए में तो होगा बीटा 2 डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में होगा बीटा डी राइबोज। क्लियर है बात, इतना ही डिफरेंस है, बाकी जो वो सेम है। अब इनमें देखो कहां कहां डिफरेंस आ रहा है, आप देख लो जरा। देखो एक नंबर कार्बन चेक करते हैं। एक नंबर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन दोनों में कैसा है, सेम है। 2 नंबर कार्बन पर केवल और केवल देखो 2 नंबर कार्बन पर डिफरेंस आ रहा है, बाकी पूरा एज इट इज है। इसीलिए देखो 2 नंबर कार्बन पर OH है ना, अब इसका ऑक्सीजन हटा दिया और ऑक्सीजन हटाओगे तो डीऑक्सी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन हट गया। इसीलिए जो डीएनए में है ना वो क्या आता है, डीऑक्सी आता है यहां पर, यानी कि आपने जो ऑक्सीजन को हटा दिया है। और कहां के ऑक्सीजन को हटाया है, 2 नंबर के ऑक्सीजन को हटाया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 डीऑक्सी। याद रखने का तरीका है और स्ट्रक्चर भी इससे दिमाग में आ सकती है कि जो डीएनए की शुगर होगी ना वहां 2 नंबर पर ऑक्सीजन नहीं होगा, 2 नंबर पर केवल हाइड्रोजन होगा। और जो आरएनए की पेंटोज शुगर होगी वहां पर 2 नंबर पर ऑक्सीजन होगा OH के फॉर्म में। क्लियर है बात, तो ये है हमारे पास जो दोनों शुगर हो गई। अब आगे देखते देखो जो अपने पास नाइट्रोजन बेस है वो कौन कौन से होते हैं, किसमें कौन कौन से होते हैं। तो भैया देखो डीएनए और आरएनए दोनों में जो आप बोलोगे 4-4 नाइट्रोजन बेस होंगे। कौन कौन से होंगे, एडिनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा और साइटोसिन। ये तो होते हैं भैया डीएनए के। आपको पूछ ले डीएनए में कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए में ये चारों के चारों नाइट्रोजन बेस जो है वो होते हैं। और आरएनए में भी 4 ही होते हैं, लेकिन उसमें थाइमिन की जगह कौन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। और ये सारे के सारे आपके जैसे बायो के जो बच्चे हैं उनको मैं बता दूं भैया आपके बायो में भी आते हैं, बायो में भी जो इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई है वहां पर भी आते हैं। तो देखो डीएनए कंटेन्स 4 नाइट्रोजन बेस, है ना। कौन कौन सा, एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और थायमीन है, ठीक है ना। ये 4 डीएनए में होते हैं और आरएनए में भी 4 होते हैं। ऑल्सो कंटेन 4 बेस, द फर्स्ट 3 बेस आर सेम एज डीएनए। भैया एडिनिन, ग्वानिन और जो है वो साइटोसिन, ठीक है ना। ये तीनों जो है वो क्या होते हैं, शुरू के 3 सेम होते हैं। और ये थाइमिन की जगह जो है इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है, बट 4th वन इज यूरेसिल। ये आरएनए का है, ठीक है। अब चाहो तो इनकी स्ट्रक्चर याद रख सकते हो, क्योंकि कई बार जो अगर क्वेश्चन देगा, क्योंकि क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही आता है, आपको आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा, स्ट्रक्चर से पूछ लेगा डायरेक्टली कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर थाइमिन की है, कौन सी स्ट्रक्चर एडिनिन की है, कौन सी ग्वानिन की है। तो भैया ये स्ट्रक्चर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर आते हैं देखो जरा कि अब हम आते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो अभी हमने कहा ना कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है न्यूक्लियोटाइड। देखो जरा क्या डिफरेंस है भैया, 3 चीजें मिलती है। एक तो मिलता है आपको पता है कि पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, है ना, कि जब आप डीएनए या आरएनए का हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो 3 चीजें मिलती है। एक तो पेंटोज शुगर होता है, एक जो है वो आपने कहा नाइट्रोजन बेस होता है ना, और एक जो है वो होता है फोस्फेट या फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो भैया देखो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, इनको मिला के हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड,
क्या, पेंटोज शुगर। देखो जैसे यहां स्ट्रक्चर दे रखी है न्यूक्लियोसाइड की, है ना, तो देखो ये तो हो गया पेंटोज शुगर, पूरा इतना इतना मान लेते हैं पूरा पेंटोज शुगर, इसको मैं मिटा देता हूं। आप देखो ये इतना पूरा जो है वो क्या हो गया, पेंटोज शुगर, और ये नाइट्रोजन बेस, तो पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन आ सकता है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये तो है न्यूक्लियोसाइड, है ना। और फिर अगर आपने फोस्फेट भी साथ में जोड़ दिया तो भैया ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे ही एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लगातार जुड़ता चला जाएगा और पूरे डीएनए या आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान ये रखना है, बेस पेंटोज शुगर के कौन से कार्बन पर जुड़ता है और जो फॉस्फेट है वो कौन से कार्बन पर जुड़ता है। तो बेस तो जो है वो जुड़ रहा है 1 नंबर कार्बन पर, बेस जो है वो जुड़ेगा पेंटोज शुगर के 1 नंबर कार्बन पर, क्लियर है बात। और फॉस्फेट जुड़ेगा पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन पर, 5 नंबर कार्बन पर तो फॉस्फेट, 1 नंबर कार्बन पर कौन जुड़ेगा, बेस जुड़ेगा। और भैया ये जो है ना ऐसे ही, अब इसका देखो जरा कि ये वाला जो है ये किसी दूसरे न्यूक्लियोसाइड से, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ जाएगा, वो दूसरे से जुड़ेगा, आगे से आगे चेन बनती चली जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर। देखो 1 डैश क्यों बोला है, क्योंकि यार बेस में भी तो 1 2 3 4 कार्बन की नंबरिंग करोगे ना, तो दोनों नंबरिंग को डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंस करने के लिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश नंबरिंग करिए, ठीक है ना। तो 1 डैश पोजीशन ऑफ शुगर, तो बेस तो जुड़ा 1 डैश पोजीशन पर, नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। देखो केवल अगर बेस जोड़ रखा है तो इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1 डैश 2 डैश 3 डैश एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेस, है ना, कि बेस वाली जो नंबरिंग है ना, बेस की जो नंबरिंग है उससे अलग करने के लिए इसको 1 डैश 2 डैश नाम दिया है, ठीक है। फिर आपको बोल रखा कि व्हेन द न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5 डैश पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट ए न्यूक्लियोटाइड। तो भैया जब 5 नंबर पर आप क्या जोड़ देते हो, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये जो बॉन्ड बनता है ना इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। देखो आप इसको भी बोल सकते हो दूसरा, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच में जो लिंकेज होगा उसको फॉस्फोडाइड लिंकेज, दोनों एक ही है, अभी मैं स्ट्रक्चर से बता दूंगा। तो एक का तो ये 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट, दूसरे का 3 नंबर कार्बन। देखो ध्यान देने वाली बात कि सबसे पहले बेस और पेंटोज शुगर ये दोनों कहां से जुड़े होंगे, 1 नंबर कार्बन से। फिर पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ये 5 नंबर कार्बन से, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे फॉस्फेट और 3 नंबर कार्बन से। ये अभी हम स्ट्रक्चर देख लेंगे इसकी। कार्बन आर एटम पेंटोज शुगर द फॉर्मेशन ऑफ टिपिकल डाई न्यूक्लियोटाइड इज नॉन। देखो आगे आपको डायग्राम दे रखा है एक, ये रहा, देखिएगा कि भैया क्या है कि देखो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट है, इसमें बेस है, पेंटोज शुगर भी है, ठीक है। ये वाला ग्रुप खाली छोड़ रखा है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अगर यहां पर H आ गया तब तो डीएनए, और OH आ गया तो आरएनए, ठीक है। और ये दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड, अब देखो इसका 3 नंबर और इसका ये फॉस्फेट, देख लो जरा कि फॉस्फेट 3 नंबर और 5 नंबर, इन दोनों के बीच में ये वाले जो लिंकेज है ना, ये वाले, इनको आप बोल सकते हो क्या, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। देखो ये रहा, ये दे रखा है, इन ये जो लिंकेज है इनको ही हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ये आगे से आगे लगातार चलता जाएगा और चलकर पूरे एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, पूरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। और भैया इन स्ट्रैंड में अब जो है वो क्या होता है, देखो नाइट्रोजन बेस है ना, यहाँ पर अपने पास नाइट्रोजन बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है ना। तो होता ये है कि एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस और ये इसके पैरेलल दूसरा कोई स्ट्रैंड होगा उसका नाइट्रोजन बेस, इनके नाइट्रोजन बेस में आपस में जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, यानी बॉन्डिंग हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है। अब ये अट्रैक्शन हर कोई से के साथ नहीं होता, ये अट्रैक्शन भी फिक्स है कि कौन सा किसके साथ होगा। तो देखो जैसे ये डीएनए की स्ट्रक्चर दे रखी है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो इसको बोलते हैं, या डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। तो आप देखो कि जैसे ग्वानिन जो है ना वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, एडिनिन जो वो थाइमिन के साथ जुड़ेगा, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आपने ग्वानिन को थाइमिन के साथ जोड़ दिया और एडिनिन को जो वो साइटोसिन के साथ जोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा, क्लियर है बात। तो अब यही आगे दे रखा है, देखो जरा कि ये हमारे पास शुगर, बेस और फॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड, और ऐसे ही एन न्यूक्लियोटाइड आगे से आगे जुड़ते चले जाएंगे और पूरे एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। और ऐसे ही 2 स्ट्रैंड जब पैरेलल हो जाते हैं तो दोनों के नाइट्रोजन बेस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
कौन किससे जुड़ेगा ये भी फिक्स है, ठीक है ना। और जो है वो हमारे पास पूरा एक स्ट्रैंड बनेगा डीएनए या आरएनए का। अब देखो ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन इज शोन बिलो, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड चेन। फिर देर का इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए प्राइमरी स्ट्रक्चर। भैया देखो जरा क्या लिख रखा है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है इनकी जो सीक्वेंस होती है ना, उसको मतलब एक सीक्वेंस से इनको अरेंज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम क्या, प्राइमरी स्ट्रक्चर। न्यूक्लिक एसिड हैव ए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी न्यूक्लिक एसिड की होती है। वाटसन एंड क्रिक गिव्स ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, ये रही वाटसन और क्रिक की स्ट्रक्चर। ये हम सबको पता है कि डीएनए की डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर सबसे पहले वाटसन क्रिक ने ही दी थी। टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर वाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन पेयर्स ऑफ बेसेस। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है ना वो ये सारे के सारे जो क्या है आपस में जुड़े हुए हैं। फिर द टू स्ट्रैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर बिकॉज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस। भैया जी ये दोनों जो है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब हिंदी में बोले तो पूरक होते हैं, है ना। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो पर्टिकुलर होती है। एडिनिन जो है वो आप देखोगे थाइमिन के साथ ही जुड़ेगा, स्पेसिफाइड होती है, ठीक है ना। एडिनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन वेयर एज साइटोसिन फॉर्म्स विथ ग्वानिन, ठीक है ना, ये फिक्स होता है। फिर आगे देखो क्या दे रखा है कि इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इज प्रेजेंट विथ विच सम टाइम फोल्ड बैक ऑन इटसेल्फ। आरएनए में जो है वो सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, दो स्ट्रैंड नहीं होते हैं, जैसे इसमें जो डबल स्ट्रैंड है, तो आरएनए में तो केवल एक ही होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। और कई बार जो है ये अपने ऊपर ही क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, कॉइलिंग हो जाती है एक तरीके से, जैसे हमने जो ग्लोबुलर प्रोटीन पढ़ा था ठीक वैसी बात कर रहा है। और फिर बोल रहा कि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। 3 तरीके के होते हैं, ज्यादा डिटेल में जो बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, मैथ्स वालों को जो है ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, है ना। एक तो होता है mRNA मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेंजर मैसेज को ट्रांसफर करता है, rRNA हो गया राइबोसोमल आरएनए, और ट्रांसफर आरएनए tRNA, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो है वो अब ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में जो दे रखा है ये आप पढ़ लेना। एक छोटा सा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का भी दे रखा है। देखो फिंगर प्रिंटिंग जो है वो हम जानते हैं कि जैसे फिंगरप्रिंट होता है, अपने फिंगरप्रिंट क्या होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, ठीक है ना, कि आपके अलग है, मेरे फिंगरप्रिंट्स क्या होंगे, अलग होंगे, किसी और के अलग होंगे, मैच नहीं करते हैं। हाँ वो बात अलग है, एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनके शायद सेम होते होंगे, मुझे इतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में, है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, जैसे ये फिंगरप्रिंटिंग, अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं, लेकिन भैया इसको जो है वो हम सर्जरी के थ्रू जो है वो इस फिंगरप्रिंटिंग को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जला लो फिंगरप्रिंट हट जाएंगे, है ना, जली हुई उंगलियों से कैसे फिंगरप्रिंट आएंगे। लेकिन भैया जो डीएनए है ना, आपका डीएनए अलग है, मेरा डीएनए अलग है, आप कुछ भी कर लो, सर्जरी कर लो, चाहे ऑपरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो डीएनए सीक्वेंस है, आपकी डीएनए सीक्वेंस, मेरी डीएनए सीक्वेंस, सबकी अलग अलग है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही जैसे हम फिंगरप्रिंट मैच करते हैं, है ना, वैसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, जिससे हम क्या करते हैं, डीएनए का सीक्वेंस जो है ना ये मैच करते हैं, और जहां पर मैचिंग होती है इसका मतलब दोनों जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिलोंग करते हैं। तो देखो जरा क्या लिख रखा है, इट इज नोन दैट एवरी इंडिविजुअल हैज यूनिक फिंगरप्रिंट, सबके अलग अलग होते हैं, है ना। फिर देखो क्या लिखा है कि दीज अकर्स एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड हैव बीन यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट दीज कैन बी अल्टर्ड बाय सर्जरी। भैया कई लंबे टाइम से चला आ रहा है, फिंगरप्रिंट किसके हैं जिससे मैच करता है, वही चोर है या वही खूनी है, सीआईडी वगैरह देखा होगा ना, है ना। लेकिन ये सर्जरी से जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज ऑल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए स्ट्रैंड होता है, अब उसमें जो नाइट्रोजन बेस जो अभी हमने देखे थे ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो सीक्वेंस जो है वो हर एक पर्सन के लिए क्या करता है, अलग अलग होता है। जैसे हमने अभी ये देखा
कि यहाँ पर जो है वो क्या आ रहा है, जैसे ग्वानिन और साइटोसिन के बाद में एडेनिन थाइमिन आ रहा है, फिर से थाइमिन एडेनिन, फिर से थाइमिन एडेनिन, ये सीक्वेंस जो है वो सब में क्या होती है, अलग अलग होती है। और इसी सीक्वेंस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं भैया, एक तरीके से जो है वो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग है। और इन डीएनए सीक्वेंस में जो इंफॉर्मेशन छुपी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इट इज सेम फॉर एवरी सेल, अपनी बॉडी में जितनी भी सेल है उन सब में यही सीक्वेंस है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो जिस सेल में है वो ही पूरी बॉडी में होगी, एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी नॉन ट्रीटमेंट। अभी तक तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट आया नहीं है जिससे आप अपना डीएनए चेंज कर लो, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नाउ यूज्ड, कई जो है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, ठीक है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स, सीआईडी वगैरह देखते हो, है ना, पता नहीं है कि भाई पापा कौन है और बाप कौन है, ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा लो, पता चल जाएगा कि इसका पापा कौन है, ठीक है। टू डिटरमाइन पेशेंट पैटर्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, बस वही जो है वो पता चल गया ना कि माँ बाप कौन है। इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज वही खून किसने किया है ना। फिर जो है वो टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट। अब भाई कई बार इतने भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है, ठीक है। मान लो कोई बिल्डिंग थी, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई, 25-30 लोग थे, सारे जो है वो खत्म हो गए, पूरी तरह से जल गई। अब बुरी तरह से जल गए तो कैसे पता चलेगा कौन सी बॉडी किसको देनी है, किसके घर वाले कौन है, तो उस केस में भी जो है ये काम में आ सकता है ना। और फिर जो है ये लिखा हुआ देखो, बाप कौन है, डीएनएज ऑफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई रेसिनल ग्रुप ऑफ रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। वही बात है, इवोल्यूशन की स्टडी में भी ये जो है वो सारी चीजें काम में आती है। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा सा एक पैराग्राफ और दे रखा है, वो भी हम देख लेते हैं, फिर हार्मोन पढ़ के बात को खत्म करते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखिएगा, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी एंड मे बी रिगार्डेड एज द रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है ज्यादातर, जैसे अपन ह्यूमन बीइंग के लिए बात करें तो जो है वो ये लाइन जो है वो दी गई है, डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। लाखों करोड़ों सालों से जो डीएनए ही हेरिडिटी को आगे से आगे लेके जा रहा है। ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर्ड टू डॉटर सेल। भैया ये डीएनए मॉलिक्यूल वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है, अपने जैसा दूसरा डीएनए जो बना सकता है, जो कि जो डॉटर सेल है उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। सेल डिवीजन जब होता है, अपना बॉडी धीरे धीरे ग्रो करती है ना, तो सेल डिवीजन के थ्रू ही ग्रो करती है, तो एक जो डीएनए था सेम टू सेम वैसा ही रेप्लिकेट होकर दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द इन द सेल। तो प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम होता है, जैसे आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। Actually, the proteins are synthesized by the various RNA molecule in the cell, but the message for the synthesis of a particular protein is present in DNA. तो DNA और RNA दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो, या यूं कहो कि अपनी जो भी इनहेरिडेंसी होती है या हेरिडिटी होती है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये है भैया अपने पास न्यूक्लिक एसिड। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो नाइट्रोजन बेस की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, कौन से में, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, आरएनए में कौन से होते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड में आप ये बोलो कि भाई नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर का कौन कौन सा कार्बन जुड़ा होता है, फोस्फेट जब जुड़ता है तो कौन से कार्बन पर जुड़ता है, फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज क्या है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ लेते हैं भैया हार्मोन के बारे में। वैसे तो जो है वो हार्मोन अपनी बॉडी में जो है वो सिक्रेट होता है, बहुत ही कम अमाउंट में जो सिक्रेट होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जो वो छोड़े जाते हैं, और भैया इनका इन्फ्लुएंस बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग तरीके के हार्मोन होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं, एस्ट्रोजन होते हैं, है ना, कई अलग अलग तरीके के हार्मोन होते हैं। तो इसके बारे में देखो क्या दे रखा है, हम डायरेक्टली इस पर आते हैं, वही बोल रहा हूँ, प्रस्तावना की कोई जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन की इसमें इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पढ़ते हैं। हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। यहां से स्टेटमेंट बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। तो पहला दे दिया, हार्मोन्स आर मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर या इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी एंड द
poured directly in the blood stream which transferred them to the site of action। भैया डायरेक्टली जो है ब्लड में सप्लाई किए जाते हैं, ब्लड में छोड़े जाते हैं और ब्लड के थ्रू ही वहां तक पहुंचते हैं जहां इनको काम करना होता है, ठीक है ना। और एंडोक्राइन सिस्टम अपनी बॉडी में होता है, अलग अलग ग्लैंड्स होती है, वो अलग अलग हार्मोन जो वो सीक्रेट करती है। फिर इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर सम ऑफ दीज आर स्टेरॉइड, कुछ इनमें से स्टेरॉइड होते हैं, है ना, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, है ना, एंड एंड्रोजन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये स्टेरॉइड होते हैं। आपको क्लास भी पूछ सकता है कि एस्ट्रोजन जो है वो क्या है, स्टेरॉइड है या नहीं है ना, इस तरीके से जो है इनका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है। कुछ इनमें से जो है वो पॉलीपेप्टाइड भी होते हैं, है ना। अब पॉलीपेप्टाइड कौन से, जैसे इंसुलिन है ना, जैसे एंडोर्फिन है, ये जो है पॉलीपेप्टाइड है। मैंने कहा ना क्लासिफिकेशन पूछ सकता है कि इनमें से जो है वो कौन से पॉलीपेप्टाइड है, कौन से स्टेरॉइड है, इवन कौन से एमिनो एसिड डेरिवेटिव है। तो जैसे एमिनो एसिड डेरिवेटिव में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन हो गए, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकता है भैया। यहाँ पर बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें क्या है, एक तो हार्मोन का क्लासिफिकेशन है, एक हार्मोन की नेचर दी हुई है कि ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होते हैं। क्लियर है बात। फिर देखो, हार्मोन्स हैव सेवरल फंक्शन इन द बॉडी, कई फंक्शन है। दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी। अपनी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, वो डाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो अपनी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती है, जितने भी है उन सबको मेंटेन करने का काम हार्मोन का ही होता है। कोई भी हार्मोन कम या ज्यादा हो गया ना तो मामला गड़बड़ है ना। जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा, जैसे महिलाओं में जो अगर पुरुषों वाले हार्मोन एक्टिव हो जाए तो दाढ़ी मूंछ आ जाती है कई बार, तो मामला बहुत, वो पूरा सिस्टम ही बदल जाता है ना। तो हार्मोन जो है बहुत जरूरी होते हैं। द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन। मैंने अलग एग्जाम्पल दिए, यहाँ अलग एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इंसुलिन का काम होता है अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या रखना है, मेंटेन रखना है, ठीक है ना। इंसुलिन इज रिलीज इन द रेस्पॉन्स टू द रैपिड रेज इन ग्लूकोज लेवल। अपने बॉडी में जब अचानक से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, हम जैसे खाना खाते हैं ना तो ग्लूकोज लेवल अचानक से बढ़ता है, अब ज्यादा ना बढ़ जाए, है ना। जैसे हाइपरग्लाइसीमिया अगर हो गया तो ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम वापस से इंसुलिन जो है वो क्या करता है, उसको तोड़ने का काम करता है। तो जो है वो इंसुलिन रिलीज किया जाता है अपनी बॉडी के थ्रू, और वो क्या करेगा, उसको वापस से नॉर्मलाइज करेगा। ऑन द अदर हैंड, हार्मोन ग्लूकोजन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। और जो ग्लूकोजन होता है वो इसका इंसुलिन का उल्टा होता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल अगर कम हो गया तो ग्लूकोजन क्या करतेगा, वापस से उसको इंक्रीज कर देगा। द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ये दोनों जो है मिलकर, मतलब कौन कौन सा, इंसुलिन हो गया, ग्लूकोजन हो गया, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट जो है वो है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन मीडिएट रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कहने का मतलब यह है कि जो भी बाहरी जो भी स्टिमुलेशन होते हैं उनके लिए जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर आगे दे रखा है कि ग्रोथ हार्मोन्स एंड सेक्स हार्मोन्स प्ले ए रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और सेक्स हार्मोन जो है वो एक तरीके से ग्रोथ डेवलपमेंट में अच्छा रोल होता है इनका। थायरोक्सिन, ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन द थायराइड ग्लैंड। भैया जो है वो थायराइड ग्लैंड जो होती है गले में होती है, उससे थायरोक्सिन एक हार्मोन निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक है। और जो है वो ये एक आयोडीनाइज्ड प्रोडक्ट है, किसका, एक एमिनो एसिड होता है अपने पास, क्या वो है, टायरोसिन, ठीक है। तो टायरोसिन एमिनो एसिड का आयोडीनाइज्ड प्रोडक्ट है क्या, थायरोसिन, यही आगे लिखा है। तो थायरोक्सिन प्रोडक्ट, थायराइड ग्लैंड इज एन आयोडीनाइज्ड या आयोडीनेटेड डेरिवेटिव ऑफ एमिनो एसिड टायरोसिन। एबनॉर्मलिटी या एबनॉर्मल लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन लीड्स। भैया देखो दो चीजें होती है ना। एक तो यहां पर जैसे दिया हुआ है आपको हाइपोथायरोडिज्म, ठीक है, और एक होता है हाइपरथायरोडिज्म। ये दो वर्ड है। हाइपो का मतलब तो हो गया कि जो थायरोक्सिन का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से कम हो गया है, और हाइपर का मतलब ये दोनों ही यहां पर जो कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, देखिएगा। अच्छा, मिसप्रिंट नहीं है, ये यहां नहीं है, यहां पर दिया हुआ है, देखो जरा, है ना। तो हाइपो का मतलब तो हो गया कि एक जो थायरोक्सिन का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से क्या हो जाए, कम हो जाए, और हाइपर का मतलब नॉर्मल लेवल से क्या हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए। दोनों ही केस अपने लिए जो वो लीथल है ना, सही नहीं है। तो विच इज करेक्टराइज्ड बाय लीथर
लिथर्जीनेस एंड ओबेसिटी, मतलब एक तरीके से जो कमजोरी आ जाती है, डलनेस आ जाती है कमी की वजह से। दूसरी तरफ इंक्रीज लेवल ऑफ थायरोक्सिन कॉज्ड हाइपरथायरोडिज्म, है ना, ज्यादा हो गया तो मतलब हाइपर, और कम हो गया तो हाइपो। लो लेवल ऑफ आयोडीन इन डाइट में लीड हाइपोथायरोडिज्म, मतलब अगर आयोडीन कम लोगे ना आप डाइट में, आयोडीन का अमाउंट कम होगा तो जो है वहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोथायरोडिज्म, अपनी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, थायरोक्सिन कम बनेगा, है ना, जो कि अपने लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं आयोडीन वाला नमक खाओ, आयोडीन वाला नमक खाओ, जो सॉल्ट होता है उसमें आयोडीन होता है। द एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, तो इस केस में जो क्या हो जाता है, जब हाइपोथायरोडिज्म हो जाता है तो जो वो अपनी जो ग्लैंड होती है, यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड होती है, ये क्या हो जाती है, फूल जाती है और गड़ा, ऐसे बड़ा सा गड़ा लटकने लगता है। तो उसको जो है वो हम बोलते हैं एक तरीके से, हिंदी में बोलते हैं गलगंड या घोंगा रोग, तो बस वही हो जाता है। ये इसी के बारे में दे रखा है कि द कंडीशन इज लार्जली बीइंग कंट्रोल्ड बाय एडिशन सोडियम आयोडाइड इन कॉमर्शियल टेबल सॉल्ट, तो उसको आयोडीनेटेड या आयोडाइज्ड सॉल्ट बोलते हैं, तो वो लेने से जो हो ये ठीक हो सकता है। फिर आगे आपको दे रखा है स्टेरॉइड हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल कोर्टेक्स। भैया जी एड्रिनल ग्लैंड होती है तो उसका दो चीजें होती है, उसमें कोर्टेक्स होता है, एक जो है वो बाहर की तरफ होता है, तो ये उससे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। एंड गोनेड्स टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन, जो अपने गोनेड्स होते हैं टेस्टिस मेल्स में और फीमेल्स में जो ओवरीज, तो उनसे जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो क्या होते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, अच्छी बात है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोकोर्टिकोइड कंट्रोल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड से कंट्रोल होता है। ये सारे मतलब हार्मोन के बारे में जो है ना, सारे पैराग्राफ जो हर पैराग्राफ पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो आप ये सारी चीजें ठीक से पढ़ लेना। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं। मोडुलेट इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एंड आर इन्वॉल्व इन रिएक्शन टू स्ट्रेस, ये सारे के सारे फंक्शन जो ग्लूकोकोर्टिकोइड के। द मिनरलोकोर्टिकोइड्स कंट्रोल, देखिएगा द मिनरलोकोर्टिकोइड्स कंट्रोल द लेवल ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बाय द किडनी, तो भाई कितना वाटर जो है, वाटर का अमाउंट कम है ज्यादा है, किडनी के थ्रू कितना जो है वाटर बाहर जा रहा है, कौन सा सॉल्ट का अब्जॉर्प्शन कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, इसके लिए मिनरलोकोर्टिकोइड जो है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अभी हमने देखा ना, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म या इन्फ्लामेटरी रिएक्शन या फिर जो वो स्ट्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक वैसे ही मिनरलोकोर्टिकोइड का ये काम है। इफ एड्रिनल कॉर्टेक्स डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अब अगर जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन निकलने बंद हो जाए या फिर जो फंक्शन नहीं करे प्रॉपरली, ठीक से फंक्शन नहीं करे, या इन हार्मोनों की कमी हो जाए, ठीक है, तो भैया एक एडिशन डिसीज या फिर बोल दो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जिसमें कमजोरी वगैरह जो हो या स्ट्रेस वगैरह जो हो, ये सारी चीजें जो है वो हो जाती है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू स्ट्रेस एंड वीकनेस, ठीक है ना। द डिजीज आर फीतल, भैया जब तक ट्रीट नहीं करोगे तब तक तो घातक ही है एक तरीके से, अनलेस इट इज ट्रीटेड बाय द ग्लूकोकोर्टिकोइड एंड मिनरलोकोर्टिकोइड्स, तो इनको जो आपको सही करना पड़ेगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का लेवल ठीक करना पड़ेगा, तो ये डिजीज ठीक हो सकता है। फिर हार्मोन रिलीज बाय गोनेड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है, तो जैसे टेस्टोस्टेरोन होता है तो ये एक मेन मेल हार्मोन होता है, ठीक है ना, मेजर सेक्स हार्मोन होता है प्रोड्यूस्ड इन मेल्स, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स, जैसे कि आवाज का भारी होना, है ना, और जैसे कि चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना, जनरल फिजिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो चेंज होते हैं मेल की बॉडी में, उन सब के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ऐसे ही जो है फीमेल में इन सब के लिए एस्ट्राडाइओल जो है ना, वो क्या रहता है, मेजर रहता है। और जैसे कि जो वो सेकेंडरी ये सारी चीजें दे रखी है, फीमेल कैरेक्टर्स एंड पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक तरीके से कंट्रोल करने का काम किसका होता है, एस्ट्राडाइओल। जबकि एक होता है प्रोजेस्ट्रोन, तो प्रोजेस्ट्रोन जो है फीमेल की बॉडी को तैयार करता है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो है वो एग के इम्प्लांटेशन के लिए, तो ये लिखा हुआ है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये सारा पैराग्राफ हार्मोन का सारा पैराग्राफ जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि भैया पूरा पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, और यही है भैया ये सारे इंटेक्स क्वेश्चन। अब चलो ठीक है, खत्म है बात। तो ये है भैया बायोमोलिक्यूल, बाकी जो हो इसमें इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह आप देख लेना,
है ना। और एक एक लाइन टू लाइन जो वो हमने पढ़ी है यहाँ पर, जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत थी वहां पर एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है ना। और देखो ज्यादातर चीजें जो एक्सप्लेन करने वाली, समझाने वाली जो ज्यादातर चीजें है वो है कार्बोहाइड्रेट तक। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट को तो हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी, और यहीं पर अपने ऑर्गेनिक का कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको अब चैनल पर मिल जाएगा। मैं एक चीज बता देता हूं, मैकेनिज्म वाइज जो है वो आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है। अगर आप जो हो चैनल पर एक बार ऑर्गेनिक आपने स्टार्ट कर दी, तो आप जो फिर इसी सीक्वेंस को फॉलो करना भैया। आपके नीट में एक भी सवाल जो है वो इस लेक्चर या इस चैनल से ऑर्गेनिक में और फिजिकल में बाहर नहीं जाएगा, इस चैनल से बाहर नहीं जाएगा। बहुत जल्दी जो है वो फिजिकल में भी 2-3 चैप्टर बच रहे हैं, वो भी कंप्लीट जो मैं अपलोड कर दूंगा, फिर इनऑर्गेनिक जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है वो आप अपना साथ बनाए रखिए, चैनल को खूब प्यार दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को जो शेयर कीजिए। थैंक यू।